और दोस्तों की एक बहुत ही खुशनुमा ट्रिप अचानक से एक अनंत साइकोलॉजिकल नाइटमेयर में बदल गई। रात के करीब 11 बज रहे थे। कदम जमाने वाली ठंड और बाहर घना कोहरा था। बस एक ढाबे के पास रुकती है और रोहन नाम का एक शख्स वॉशरूम में अकेले हाथ धो रहा है। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी बर्फ जैसी ठंडी फुसफुसाहट आती है। वहां मत जाओ, ये खतरनाक है। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। ये इस पूरे नाइटमेयर की सबसे पहली सुपरनैचुरल वार्निंग थी। और आपको बताऊं, इस वार्निंग को नजरअंदाज करने का वो गहरा हॉन्टिंग गिल्ट रोहन को आज भी अंदर तक खाए जाता है। उस इनकाउंटर की इंटेंसिटी को समझना जरूरी है। वॉशरूम बिल्कुल खाली था, लेकिन एक बहुत ही विशाल, भारी और अदृश्य प्रेजेंस ठीक बगल में महसूस हो रही थी। चेहरे पर पानी के छींटे मारने के बाद भी वो भारीपन वैसा का वैसा ही था। बाहर जमा देने वाले कोहरे के बीच का वो एब्सोल्यूट साइलेंस उस डर को और बढ़ा रहा था। ये प्योर ड्रेड का एक ऐसा मोमेंट था जिसने आगे आने वाली तबाही की सीधी नींव रख दी थी। अगर हम इस इन्फेक्शन टाइमलाइन को ट्रेस करें तो समझ आएगा कि चीज़ें कितनी तेज़ी से आउट ऑफ कंट्रोल हुई। शाम 7:15 पर दिल्ली के कश्मीरी गेट से एक खुशनुमा डिपार्चर होता है। रात 11 बजे रोहन को वॉशरूम में वो चिलिंग वार्निंग मिलती है, जिसे वो हल्के में ले लेता है। और फिर बचते हैं रात के एक ऐसा फेटल मोमेंट जहां एक ऐसी छोटी सी गलती होती है जो इस पूरी ट्रिप को एक पैरानॉर्मल नाइटमेयर में बदल देती है। तो आखिर उस फ्रीजिंग डार्कनेस में क्या इंतजार कर रहा था? रात का 1 बज रहा था। बस एक सुनसान पहाड़ी रास्ते और घने जंगल के बीच रुकी थी। ड्राइवर के सख्त मना करने के बावजूद ग्रुप की एक लड़की दीक्षा को वॉशरूम जाना था और लड़कियां उस पिच ब्लैक शांत जंगल के अंदर चली गईं। एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है, कपकपाती ठंड, घुप अंधेरा और चारों तरफ का वो डेड साइलेंस। वहां उस अंधेरे में कोई तो था जो उन्हें देख रहा था। जंगल से वापस आने के सिर्फ 5 से 7 मिनट बाद ही असर दिखना शुरू हो गया। दीक्षा, जो अब तक बिल्कुल नॉर्मल और खुशमिजाज थी, अचानक अपना सर नीचे करके अजीब तरह से अपने पैरों को घूरने लगी। फिर वो उठी और आगे बैठी एक बुजुर्ग महिला, जिन्होंने ट्रिप के शुरू में उन्हें डांटा था, उन्हें जाकर घूरने लगी। एकदम अनजान और अननेचुरल एग्रेशन। ये पहला क्लियर साइन था कि अब उनके साथ कुछ बहुत बुरा जुड़ चुका है। अब इस स्लाइड में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टेरर नहीं था, इसने प्योरली एक फिजिकल रूप ले लिया था। जैसे ही दीक्षा वापस अपनी सीट पर आई, वो अचानक बस के फर्श पर गिर गई और बुरी तरह तड़पने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जैसे कोई उसका गला घोंटा हो। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि किसी ने पीछे से धक्का दिया था और उसका गला दबाया। और एविडेंस, उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य हाथ की 4 उंगलियों के निशान बिल्कुल साफ छपे हुए थे। सुबह के 5 बज रहे थे। ग्रुप ऑटो टनल पहुंच चुका था। रोहन ने तुरंत दिल्ली में अपने स्पिरिचुअल गुरु को कॉल लगाया। गुरु जी की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल स्पेसिफिक और क्लियर थी। शांत रहो, तुम्हारे पास वो हनुमान लॉकेट है जो मैंने दिया था। इस पॉइंट पर रोहन एक क्रशिंग गिल्ट से भर जाता है। उसे याद आता है कि ट्रिप से ठीक पहले वो बुरी तरह बीमार पड़ गया था। उसका इंट्यूशन चीख कर कह रहा था कि ट्रिप कैंसिल कर दो, पर उसने उन वार्निंग्स को इग्नोर किया और अब उसके दोस्तों की जान खतरे में थी। आइए देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल अनरेवलिंग और कितनी डार्क हो जाती है। जब ग्रुप जीबी में अपने लकड़ी के घर के पास पहुंचा तो दोस्तों ने अचानक रोहन को भागते हुए आते और सड़क के किनारे एक गहरी खाई में कूदते हुए देखा। वो सब रोते हुए, चिल्लाते हुए खाई के पास खड़े थे। और तभी असली रोहन ऊपर होटल से नीचे आता है। ये वो टेरिफाइंग मोमेंट था जब ग्रुप को रियलिटी हिट हुई। उन्हें समझ आ गया कि अब उनका शिकार किया जा रहा है और वो एंटिटी उनका भेस बदलकर उन्हीं के बीच घूम रही है। उसी रात बॉनफायर के पास हालत और बिगड़ गए। दीक्षा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाज दीक्षा की अपनी आवाज थी ही नहीं। वो किसी बिल्कुल अनजान, अननर्विंग एंटिटी की आवाज थी। जब उसे टोका गया तो उस पराई आवाज ने गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं मरने जा रही हूँ। और बिना वक्त गवाए वो भागकर ठीक बगल में बहने वाली बर्फ जैसी ठंडी नहर में कूदने के लिए दौड़ पड़ी। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे ये है कि ऐसी रिमोट लोकेशंस में इन सडन बिहेवियरल शिफ्ट्स को हैंडल कैसे किया जाए। रोहन ने एक क्लियर प्रोसीजरल प्रोटोकॉल फॉलो किया। पहला स्टेप था फिजिकल ग्राउंडिंग।
उसने दीक्षा को पकड़कर वायलेंटली झकझोरा ताकि उसका फिजिकल कनेक्शन वापस रियलिटी से बने। दूसरा स्टेप था ब्लेस्ड लॉकेट का यूज। झकझोरने से दीक्षा अचानक ट्रांस से बाहर आई और पूछने लगी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? इन्हीं क्लियर स्टेप्स ने उस रात उसकी जान बचा ली। उस वुडन कैबिन की विजुअल टेंशन को इमेजिन करना भी डरावना है। बॉन फायर के पास इतनी वायलेंट और लाउड हाथापाई हुई थी, लेकिन जब अगले दिन रोहन ने केयरटेकर से पूछा तो उसका जवाब खून जमा देने वाला था। केयरटेकर ने बताया कि उन्हें बाहर एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। अंदर रोशनी झिलमिला रही थी, परछाइयां बदल रही थी, ग्रुप अपनी जान के लिए लड़ रहा था, पर कैबिन के बाहर एक डेड टेरिफाइंग साइलेंस था, जैसे दुनिया से उनका कनेक्शन ही कट गया हो। दूसरी रात ये टेंशन किसी और ही लेवल पर चली गई और इस बार उनका टारगेट थी रिद्धि। हमेशा शांत रहने वाली रिद्धि ने अचानक खुद को सबसे अलग कर लिया। हाथ में ग्लास पकड़े वो बिल्कुल अकेले बैठकर रात के आसमान की तरफ एक बहुत ही गुस्से वाली अग्रेसिव नज़र से घूर रही थी। जब रोहन ने उससे बात करनी चाही तो उसने बिल्कुल बदली हुई हैवी और अननेचुरल आवाज में उसे वहां से चले जाने को कहा। रूम के अंदर अचानक पैनिक मच गया। रिद्धि रोने लगी और बाहर भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ी। रोहन, जो खुद एक स्पोर्ट्स टीचर है, जिसकी 6 फुट 1 इंच हाइट और 93 किलोज वेट है, उसने रिद्धि को रोकना चाहा, पर आपको हैरानी होगी, रिद्धि ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो 93 किलो का हेवीली बिल्ट आदमी सीधा 10 मीटर दूर जाकर गिरा। ये इंसानी ताकत थी ही नहीं, ये क्लियरली पोजेशन के बाद मिलने वाली एक इम्पॉसिबल अननेचुरल डीमनिक स्ट्रेंथ। रिद्धि ने भागकर खुद को बगल के कमरे में लॉक कर लिया। बाहर दोस्त दरवाजा पीट रहे थे, चीख रहे थे। तभी रोहन की नजर खिड़की के एक छोटे से गैप पर पड़ती है। वो अंदर झांकता है और जो देखता है वो स्ट्रिक्टली एक क्लिनिकल नाइटमेयर से कम नहीं था। रिद्धि बिल्कुल सीधी खड़ी थी और आराम से दीवार पर ऊपर की तरफ स्लाइड कर रही थी, ठीक वैसे जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे उसके बालों से पकड़कर स्लोली ऊपर खींच रहा हो। और ये इंसिडेंट बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि स्पिरिचुअल इंटरवेंशन दूर से भी कैसे काम कर सकता है। रोहन ने तुरंत अपने गुरुजी को वीडियो कॉल लगाया और खिड़की के गैप से ये भयानक सीन दिखाया। गुरुजी उसी वक्त उसी वीडियो कॉल पर लाइव मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और देखते ही देखते एंटिटी को अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ती है और रिद्धि दीवार से फिसलकर वापस जमीन पर गिर जाती है। ये ठीक एक रिमोट एक्सोर्सिज्म जैसा था। अगले दिन वो सब भागकर जीबी के एक हनुमान मंदिर पहुंचते हैं, जहां प्रीस्ट उन्हें आखिर इस पूरी घटना की असल वजह बताते हैं। रात के 1 बजे जब बस फॉरेस्ट में रुकी थी तो लड़कियों ने अनजाने में एक सीक्रेट पीपल ट्री के नीचे शौच कर दिया था। इस गलती ने वहां की लोकल स्पिरिट्स, जिसे पीपल ट्री एंटिटीज कहते हैं, उन्हें ऑफेंड कर दिया और उन्होंने वहां से इनवल्नरेबल ट्रैवलर्स से अटैच होकर इनका होटल तक पीछा किया। तो इस केस फाइल से फ्यूचर माउंटेन हाइकर्स के लिए ये कॉशनरी हैंडबुक तैयार होती है। पहला रूल, अपने इंट्यूशंस और इनिशियल वार्निंग्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, रात के वक्त किसी अनजान पेड़ के पास रिलीव होने मत जाइए। तीसरा, हमेशा लोकल स्पिरिट्स और पहाड़ी बिलीव्स की रिस्पेक्ट करें। और आखिरी, अगर किसी कंपेनियन के बिहेवियर में अचानक बदलाव आए तो बिना वक्त गवाए तुरंत एक्सपर्ट की मदद लें। मंदिर के प्रीस्ट ने उन्हें वहां से सेफ निकालने और दिल्ली वापस आने के लिए एक फाइनल, बहुत ही टेंस सेवरिंग प्रोटोकॉल समझाया। ये 3 स्टेप्स थे। पहला, सबके हाथ पर एक सीक्रेट थ्रेड बांधा गया। दूसरा, सबको एक साथ जोर से डिक्लेयर करना था कि जो भी हमारे साथ हैं वो यहीं छूट जाएं और हमें जाने दें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक बार वहां से चल दिए तो रास्ते में चाहे कुछ भी आवाज आए, मुड़कर पीछे नहीं देखना है। वो सब रूल्स फॉलो करके सेफ दिल्ली वापस आ गए। लेकिन इस एनालिसिस का एंड एक बहुत ही अनसेटलिंग और लिंगरिंग वार्निंग पर होता है। प्रीस्ट ने क्लियर बताया था कि उन एंटिटीज को खत्म नहीं किया गया है, उन्हें हराया नहीं गया। वो तो बस मंदिर की सीक्रेट बाउंड्री के अंदर एंटर नहीं कर सकती थीं। वो आज भी उन्हीं मंदिर के गेट्स के बाहर उस फ्रीजिंग कोहरे में इंतजार कर रही हैं किसी अगले ट्रैवलर का जो वैसी ही कोई गलती करे। तो आगे जब भी इन पहाड़ों में जाएंगे, आपको खुद को हमेशा सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां अकेले बिल्कुल नहीं है।